नेक्स्ट हम करते हैं दिसंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट इज फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इनटू रिलेशनल डेटाबेस। ईआर डायग्राम को अगर हम टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम हमें कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, इस पर पूरा हमने डिटेल्ड एक एमसीक्यू वीडियो बनाई थी जिसमें स्टार्टिंग में पूरे कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेन किया था। सो आई सजेस्ट कि आप पॉज कर दो वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा। तो इसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। वी आर गिवन टू एंटिटी सेट्स R1 एंड R2। सो जितने भी हमारे सेट्स होते हैं सबके लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल हमारी बन जाएगी R1 के लिए, एक बन जाएगी R2 के लिए। नाउ जो रिलेशनशिप सेट है उसमें हमें गिवन है 1 to many रिलेशनशिप, और जब भी 1 to many, many to 1 और 1 to 1 होता है उस केस में रिलेशनशिप सेट के लिए हमें अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सो R12 जो हमारा रिलेशनशिप सेट है उसके लिए एक अलग से टेबल नहीं बनाएंगे हम। अब R1 में अगर हम उसके एट्रीब्यूट्स को देखें, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यूड है, एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमेशा हमें एक अलग से टेबल क्रिएट करना होता है। सो एक टेबल हमारी क्रिएट होगी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। सो वन टेबल फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, वन फॉर R1 and one table for R2. So we will have 3 tables in total. So minimum number of tables for this ER diagram will be 3. Which of the component module of DBMS does rearrangement and possible ordering of operations, eliminate redundancy in query, and use efficient algorithms and indexes during the execution of a query? DBMS का कौन सा मॉड्यूल ये सब काम करता है? ऑप्शंस आर क्वेरी कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, स्टोर्ड डेटा मैनेजर, डेटाबेस प्रोसेसर। ना अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, एलिमिनेट रिडंडेंसी, यूज एफिशिएंट एल्गोरिथम्स एंड इंडेक्सेस, रीअरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशन, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए क्वेरी को। सो ये सब काम किसका होगा? क्वेरी ऑप्टिमाइजर का। So correct answer will be option B, query optimizer. Next is given two tables R1 and R2 with 50 and 30 numbers of tuples respectively. R1 के पास 50 tuples हैं, R2 के पास 30. Find maximum number of tuples in the output of natural join between table R1 and R2. विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल जॉइन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितनी होंगी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितनी होंगी, राइट? सो मैक्सिमम हमारी कितनी होती है? अगर R1 के पास m टपल्स है, R2 के पास n टपल्स हैं, देन मैक्सिमम विल बी m इंटू n, राइट? एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऐसा कब होगा। अब R1 हमें एक टेबल गिवन है विद एट्रीब्यूट्स x, y, R2 एक टेबल गिवन है विद एट्रीब्यूट्स y एंड z। जो कॉमन एट्रीब्यूट है डेट इज y। नेचुरल जॉइन हम कॉमन एट्रीब्यूट पर करते हैं। नाउ लेट अस से जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी सारी वैल्यूज सेम है। R1 में भी सारी सेम वैल्यू है, R2 में भी हमारी सारी सेम वैल्यू है। सो सारे टपल्स के लिए वो वैल्यू मैच करेगी। नाउ अगर आप इस पे नेचुरल जॉइन लगाएंगे देन यू विल सी कि आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ टपल्स कितने आएंगे। फॉर दिस एग्जाम्पल इट विल बी 5 into 3 दैट इज 15। सो अगर R1 के पास m नंबर ऑफ टपल्स हैं, R2 के पास n नंबर ऑफ टपल्स हैं, then maximum number of tuples will be m into n. For this question it is 50 and 30. So maximum number will be 50 into 30. That is 1500. So correct option will be option D. But अगर इस क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि y के जितने भी वैल्यू है डिस्टिंक्ट है, यूनिक है वैल्यूज, उस केस में हम नेक्स्ट इज नाउ इसमें ये क्वेश्चन कॉमन था। इस कॉमन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस गिवन थे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? ऑल एट्रीब्यूट्स आर सिंपल एंड टेक एटॉमिक वैल्यूज ओनली,
functionally dependency set F for relation R with 5 attributes A, B, C, D and E is given as, हमें 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, आइडेंटिफाई प्राइमरी की ऑफ टेबल R विद डिपेंडेंसी सेट F। नाउ फॉर दिस डिपेंडेंसी सेट हमारी प्राइमरी की कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हैं। उसके लिए अगेन हम हमारी शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे जो हमने कैंडिडेट की MCQ वीडियो में यूज की थी। राइट हैंड साइड पे जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको हम 1 बाय 1 एलिमिनेट करके देखते हैं रिलेशन R से। वी हैव B एंड C, दोनों को एलिमिनेट कर दिया। देन नेक्स्ट वी हैव E को रिमूव कर दिया। देन वी हैव D, सबको रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली अ सिंगल एट्रीब्यूट दैट इज A। सो A इज आर एसेंशियल एट्रीब्यूट, कि जो भी हमारी कैंडिडेट की होगी उसमें A तो आएगा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या A हमारी कैंडिडेट की है, वो हम चेक करेंगे इसका क्लोजर फाइंड आउट करके। नाउ टू फाइंड द क्लोजर सबसे पहले हम A को इंक्लूड करेंगे। जिसका भी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं वो एट्रीब्यूट आता ही आता है। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें, वे B एंड C इज डिपेंडेंट ऑन A, सो B एंड C दोनों आ जाएंगे हमारे क्लोजर सेट में। नाउ फ्रॉम थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी D आ जाएगा एंड फ्रॉम सेकेंड वी विल गेट E। सो A के क्लोजर में रिलेशन R के जितने भी एट्रीब्यूट्स है सब कवर हो गए हैं। सो डेट मीन्स A इज अ कैंडिडेट की। वो एक सिंगल एट्रीब्यूट ही है, कुछ और हमें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कैंडिडेट की इज मिनिमल की। जितने हम मिनिमम एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं वो लेते हैं। एक सिंगल कैंडिडेट की है हमारे पास A, सो वही हमारी प्राइमरी की बनेगी। क्योंकि कैंडिडेट कीज अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है तब हमारे पास ऑप्शन है उनमें से कुछ किसी को भी प्राइमरी की चूज करने का। व्हेन वी हैव सिंगल कैंडिडेट की तो वही हमारी प्राइमरी की होती है। सो आवर प्राइमरी की इज A। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। अगर ये शॉर्टकट मेथड आपको नहीं आता है यू कैन चेक आवर वीडियो टू फाइंड कैंडिडेट की यूजिंग ट्रिक। नेक्स्ट इज फॉर सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इन 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी में से रिडंडेंट हमारी कौन सी है? ना इस पर भी हमने एक श्योर मेथड किया था बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हो। अगर हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फर्स्ट में हमें गिवन है दैट A गिव्स B एंड C। फ्रॉम थर्ड B एंड C गिव्स D। B एंड C कॉमन है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और अगर हम इस पे ट्रांजिटिविटी रूल फॉलो करेंगे सो वी कैन इन्फर दैट A गिव्स D, जो हमारी लास्ट डिपेंडेंसी हमें गिवन है। सो इन दिस क्वेश्चन जो लास्ट डिपेंडेंसी है वे D इज डिपेंडेंट ऑन A, वो रिडंडेंट है। उसको अगर हम रिमूव कर भी देंगे तब भी हमारी कोई डिपेंडेंसी लॉस नहीं होगी बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड से हम लास्ट डिपेंडेंसी को इन्फर कर सकते हैं। सो वी कैन रिमूव लास्ट डिपेंडेंसी फ्रॉम दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। सो ऑप्शन में हमारे पास है द फर्स्ट ऑप्शन इज D इज डिपेंडेंट ऑन B एंड C। नो, ये हमारी रिडंडेंट FD नहीं है। E is dependent on D, again no. D is dependent on A. Now this is our redundant functional dependency because हम फर्स्ट और थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी पे अगर हम ट्रांजिटिविटी रूल फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, then we can infer this functional dependency. So this is redundant. Next is for same functional dependency set, we have to find minimal cover of functional dependency set F. Now what is minimal cover? Formally we can say that it is minimal set of functional dependency F. जो F हमें सेट गिवन है इसका मिनिमल सेट हमें फाइंड आउट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है जो लास्ट डिपेंडेंसी है हमारी वे D इज डिपेंडेंट ऑन A, वो हमारी रिडंडेंट है। मिनिमल कवर में से हम रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिमूव कर देते हैं।
इसमें एक और हमारा पॉइंट क्या होता है, राइट हैंड साइड पे कहीं भी हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए इन आर फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें, इसमें राइट हैंड साइड पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, सो हमें इसको डीकम्पोज करना पड़ेगा एंड इट विल बी लाइक बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर बी एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए, उसको हम डीकम्पोज करके लिख सकते हैं ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी। सो मिनिमल कवर में कहीं पर भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। सर अब हम हमारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट है ए गिव्स बी, ए गिव्स सी, ये हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो हमने 2 डिकम्पोज किए हैं वो कवर हो जाएंगे। बी एंड सी गिव्स डी, ये हमारी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो गई है। एंड डी गिव्स ई, ये हो गई सेकेंड। सो ए इज आर मिनिमल कवर। और ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है ए गिव्स बी एंड सी। नाउ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, तो डेट इज वाई ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं, ए गिव्स बी फर्स्ट हमारा कवर हो गया है, ए गिव्स सी दोनों डिकम्पोजिशन के कवर हो गए हैं। नेक्स्ट है ए गिव्स डी। ए गिव्स डी जो है हमारा वो रिडंडेंट डिपेंडेंसी थी, वो हमारी मिनिमल कवर में नहीं आ सकती। सो सी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए गिव्स बी, ए गिव्स सी, ये हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो गई इन दोनों से। बी गिव्स डी एंड सी गिव्स डी। ना इन्होंने क्या किया, जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वेयर डी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, उसको भी डिकम्पोज कर दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। अगर हमें गिवन है लाइक डी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, सो इसको हम ऐसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं लाइक बी गिव्स डी एंड सी गिव्स डी। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे अलाउड नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। राइट हैंड साइड पे आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो, बट लेफ्ट हैंड साइड को हम अलग अलग नहीं कर सकते। सो डेट इज वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली करेक्ट मिनिमल कवर फॉर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल फॉर्म इन विच रिलेशन आर बिलोंग्स टू। ना क्वेश्चन में हमें गिवन है all attributes are simple and take atomic values. That means first normal form में automatically given है हमें, second normal form में हमें चेक करना है कि है या नहीं है। So जब भी हमें normal forms के लिए चेक करना होता है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है find candidate keys। जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं हम उनको डिटरमाइन करते हैं। So ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं इसी में ही, कि कैंडिडेट की इस क्वेश्चन के लिए है ए। ए हमारी कैंडिडेट की है, सिंगल है, और जब एक सिंगल एट्रीब्यूट हमारी की बनती है सो वो हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता ही है, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है। पार्शियल डिपेंडेंसी तभी होगी जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हमारी की में है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया ये। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास 2 कंडीशंस हम चेक करते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, सपोज एक हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस फॉर्म में वेयर बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। सो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसमें हम चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी सुपर की है। सुपर की के लिए हम चेक करते हैं कि क्या वो हमारी कैंडिडेट की है, या फिर जो राइट हैंड साइड पे हमें एट्रीब्यूट गिवन है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है सारी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए, देन आवर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अदरवाइज इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो सबसे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं वेयर बी एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। इसके अंदर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी सुपर की है, डेट मीन्स वो हमारे कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की ही हम इसमें चेक करते हैं। सो फर्स्ट के लिए हमारी ट्रू हो गया। सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी कैंडिडेट की है या सुपर की है, नो। क्या राइट हैंड साइड हमारी प्राइम एट्रीब्यूट है, अगेन नो।
सो इसके लिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो आगे हमें चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, डेट मीन्स ये पूरा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आगे हमें प्रोसीड करने की नीड नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें BCNF में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हाईएस्ट फॉर्म क्या है इसके लिए, वो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2NF। इसमें हमें बताना है assume that given table R is decomposed in two tables, R1 with three attributes A, B and C with functional dependency set F1, एक हमें set given है, and R2 with three attributes A, D and E with functional dependency set F2. Which of the following option is true with respect to given decomposition? Options में हमारे पास है dependency preservation properties followed. Option B is R1 and R2 are both in second normal form. R2 is in second normal form and R3 is in third normal form. So basically हमें ये बताना है जो दो डिकम्पोजिशन की है R1 और R2 में वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम R1 के लिए चेक करते हैं R1 कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ सी R1 में हमें तीन एट्रीब्यूट्स गिवन है A, B एंड C और उसमें दो हमें डिपेंडेंसीज गिवन है वेयर B इज डिपेंडेंट ऑन A एंड C इज डिपेंडेंट ऑन A। अब जब हम इसमें कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करेंगे, एक सिंगल कैंडिडेट की आएगी डेट इज A और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है एटॉमिक वैल्यूज है सारी, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा क्योंकि एक सिंगल एट्रीब्यूट है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। अब हमें चेक करना है क्या ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है जितनी भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनके लेफ्ट साइड में हम देखेंगे क्या हमारे पास कैंडिडेट की है या फिर राइट हैंड साइड पे क्या हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर करते हैं वेयर B इज डिपेंडेंट ऑन A। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो A है वो हमारी कैंडिडेट की है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट वाले में हम चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में, अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे A है, सो फर्स्ट कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई है। जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है सब में दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेट मीन्स रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, राइट। सो वी कैन से दैट R1 इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और ऑप्शंस में हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा कोई भी नॉर्मल फॉर्म नहीं दी हुई है। BCNF, 4NF, 5NF कोई भी नहीं है ऑप्शन में, सो हम फर्दर उसको चेक नहीं करेंगे। सो R1 इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ हम R2 के लिए चेक करते हैं। R2 में हमारे पास थ्री वेरिएबल्स गिवन है A, D एंड E एंड वी हैव टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हमारा फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का। अगेन A विल बी आर कैंडिडेट की। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में बिकॉज जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं दे ऑल टेक एटॉमिक वैल्यूज। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है बिकॉज एक सिंगल एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की। नाउ थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें चेक करना है। अगेन वी हैव टू कंडीशंस। फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं वेयर D इज डिपेंडेंट ऑन A। नाउ इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कैंडिडेट की है, सो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं वेयर D गिव्स E और वी कैन से दैट E इज डिपेंडेंट ऑन D। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई भी कैंडिडेट की नहीं है बिकॉज D इज नॉट अ कैंडिडेट की, नो इशू। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है, अगेन नो। सो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दिस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो R1 इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, R2 इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। और अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, ऑप्शन D हमारे दोनों आंसर्स को सेटिस्फाई करता है, डेट इज R1 इज इन 3NF एंड R2 इन 2NF। सो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन गिवन है, बट अगर हम उसको समझ लें, उसका लॉजिकल उसका स्ट्रक्चर डिवाइड कर लें, सो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन,
सिर्फ हमें दोनों जो डीकम्पोज रिलेशन है उनके लिए अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज गिवन टू टेबल्स एम्प्लॉय with three attributes employee ID, employee name and department number, and department table with two attributes department number and department name. Find the most appropriate statement of the given query. अब हमें क्वेरी गिवन है और उसके लिए हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट उस गिवन क्वेरी के लिए दी हुई है. ना हमारी क्वेरी क्या है? सेलेक्ट काउंट ऑल टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय where department number in D1, D2 group by department number having count greater than 5. So इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि डिपार्टमेंट नंबर D1 और D2 में से हो सकता है और काउंट हमारा ग्रेटर देन 5 है. नाउ इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो पॉज कर दो, आप ऑप्शंस को चेक करो, आपको ऑप्शन रीड करते ही पता चल जाएगा व्हाट विल बी द आंसर, बिकॉज इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे जहां हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट D1 एंड D2. नाउ इसके अंदर काउंट ग्रेटर देन 5 की बात ही नहीं की है, सो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे. सेकेंड ऑप्शन इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट D1 एंड D2 इफ देयर टोटल इज ग्रेटर देन 5. नाउ दोनों मेन पॉइंट्स इसमें आ गए हैं, सो इट माइट बी आवर आंसर. एक बार हम और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. थर्ड ऑप्शन इज डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बोथ डिपार्टमेंट्स D1 एंड D2. अगेन काउंट 5 की बात नहीं हुई है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे. एंड लास्ट ऑप्शन इज द आउटपुट ऑफ द क्वेरी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रोज. सो D1 D2 की बात नहीं है, काउंट की कोई बात नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे. Now we are left with only one option, that is option B. और अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें SQL क्वेरी को, सो उससे भी हमें पता लग जाएगा डेट इसका आंसर होगा ऑप्शन B, that is total number of employees of department D1 and D2 if their total is greater than 5. And this is our last question. Two concurrent executing transactions T1 and T2 are allowed to update same item, say A, in an uncontrolled manner. That means कोई भी concurrency check हमने नहीं लगाया है. In such scenario, following problems may occur. First problem is dirty read problem, lost update problem, transaction failure, inconsistent database state. Now what is our question? Which of the following option is correct if database system has no concurrency module and allows concurrent execution of above 2 transactions? So जो 4 हमें प्रॉब्लम्स दी हुई है, हमें बताना इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जब दोनों ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकती है, प्लस कोई भी हमने कंकरेंसी कंट्रोल के लिए मॉड्यूल नहीं यूज़ किया है. सो जब भी हम कंकरेंसी चेक नहीं करते उस केस में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट इज लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? से वी आर गिवन 2 ट्रांजेक्शंस T1 एंड T2. T1 ने एक R वेरिएबल पे राइट ऑपरेशन किया एंड T2 ने जस्ट उसके बाद अगेंस्ट उस वैल्यू को अपडेट कर दिया. ना T1 ने जो वैल्यू अपडेट की है वो लॉस्ट हो जाएगी बिकॉज T2 उसको ओवरराइट कर देगा, राइट. दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम. व्हाट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम? अगेन वी आर गिवन 2 ट्रांजेक्शंस T1 एंड T2. T1 ने एक वेरिएबल A को अपडेट किया फ्रॉम वैल्यू 5 to 10. T2 ने उसके बाद उस वेरिएबल को रीड कर लिया, 10 वैल्यू रीड कर ली, बट आफ्टर सम टाइम जो T1 है वो हमारा फेल हो गया. और जैसे वो फेल होगा रोल बैक करेंगे, जो ये राइट ऑपरेशन है ये भी रोल बैक हो जाएगा. सो दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम बिकॉज T2 ने एक ऐसी वैल्यू रीड कर ली है जो कमिट नहीं हुई थी, ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, उसको रोल बैक किया है, सो वो अब वैलिड नहीं है. दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम?
अगर एक ट्रांजेक्शन T1 दो बार सेम वेरिएबल को रीड कर रही है, उसको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। वाई इज इट सो? सपोज ए की वैल्यू पहले थी 5, फिर T2 में राइट ऑपरेशन ने उसकी वैल्यू को कर दिया 10, और उसके बाद T1 ने रीड किया तो उसको मिल गया 10। तो जब T1 ने सिर्फ दो रीड ऑपरेशन किए हैं और उसको दोनों वैल्यूज अलग अलग मिल रही है, दिस इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। एंड लास्ट इज फैंटम रीड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एक ट्रांजेक्शन ने पहले रीड ऑपरेशन किया, उसको वैल्यू मिल गई उस वेरिएबल पे, सेम वेरिएबल को जब वो दोबारा रीड कर रही है तो आपके पास एरर आ रहा है डेट दिस वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। डेट मीन्स किसी और ट्रांजेक्शन ने वो वेरिएबल आपके जिस भी रिकॉर्ड में था वो रिकॉर्ड ही डिलीट कर दिया या अपडेट कर दिया। दिस इज फैंटम रीड। ये हमारी 4 प्रॉब्लम्स है जो आती है कंकरेंसी में। सब हमें क्वेश्चन में डर्टी रीड प्रॉब्लम दी हुई है, ये आएगी अगर हमने कंकरेंसी चेक मॉड्यूल नहीं लगाया है। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी आएगी। ट्रांजेक्शन फेल्योर हमारी कहीं भी नहीं आएगी, उसको हम कंकरेंसी मॉड्यूल से रिलेट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट, ये भी होगा, राइट। प्रॉब्लम ए बी एंड डी ये हमारे आंसर में आएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज ए बी एंड सी, नो, सी हमारा नहीं आएगा आंसर में। ऑप्शन बी इज सी एंड डी, अगेन इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज ए एंड बी ओनली, नो, एंड ऑप्शन डी इज ए बी एंड डी ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। जून एंड दिसंबर के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को किया है हमारे चैनल से, देन यू कैन सी कि एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो।